अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सेलरेशन को जो है वो स्टडी किया था। देखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा हो तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की जानब फेंकते हो, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अब जब आपने इसको अपवर्ड फेंका तो ये आपके हाथ से निकल चुका है, यानी आज़ाद है। तो इस वक्त ये ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगा। अगर कुछ चीज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। और इसको हम आम तौर पे स्मॉल जी से जो है वो ज़ाहिर करते हैं जी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब इस चीज़ को समझते हैं कि ये 9.8 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है। देखें, कोई भी चीज़ जिसको आप नीचे गिराते हो, अब जैसे किसी पत्थर की एग्जांपल ले लो तो वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, ठीक है, और कोई मतलब हल्की चीज़ है उसको जब आप नीचे गिराओगे तो वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेफिनेटली मूव करेगी। देखें, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिराओगे ना तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड का 1 सेकंड में। यानी 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी में चेंज है, 9.8 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी में चेंज है। कितनी देर में? 1 सेकंड में। तो ये एक्सेलरेशन फिर इसका कितना बन जाएगा? वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी टाइम 1 सेकंड है और वेलोसिटी है 9.8 मीटर पर सेकंड। सो एक्सेलरेशन बन जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जब हम किसी चीज़ को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उस वक्त ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव होता है, जबकि अगर कोई चीज़ ज़मीन की तरफ मूव कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होता है। अब इसको समझते हैं कैसे। देखें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही ना। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला मैंने आपको बताया, ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो मुझे बताइए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है या इंक्रीज़ हो रही होती है? जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे ना तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है। मतलब पहले उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, बाद में उसकी वेलोसिटी कम होती है। यानी वी आई उसका ज़्यादा होता है, वी एफ उसका कम होता है। वी आई उसका ज़्यादा होता है, वी एफ क्या होता है? कम होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन के मुखालिफ मूव कर रहा हो, यानी जिसको हमने ऊपर की जानब फेंका, तो उसमें वी आई डेफिनेटली ज़्यादा होता है और ऊपर जाके जो वेलोसिटी उसकी बनती है, जो ज़ीरो हो जाती है तकरीबन, वो वी एफ होता है। सो इस केस में वी आई ज़्यादा है, वी एफ कम है। सो अगर हम ये सिचुएशन इस फार्मूले के अंदर पुट करें, यानी वी एफ कम है, वी आई ज़्यादा है, तो मुझे बताइए जी का जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? यकीनन नेगेटिव आएगा, क्योंकि वी एफ क्या है? कम है, वी आई ज़्यादा है, इसलिए जी का आंसर नेगेटिव आएगा। कब? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की जानब फेंकेंगे, यानी ज़मीन के अगेंस्ट फेंकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी चीज़ है, जैसे आपके हाथ में हो, आपने उसको गिराना हो, तो जब वो आपके हाथ में होगी तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। लेकिन जब वो ज़मीन के करीब पहुंचेगी या ज़मीन को हिट करने वाली होगी तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। यानी इस केस में जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की जानब मूव करता है तो वी आई कम होता है, वी एफ ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी वी एफ क्या होगा? ज़्यादा होगा और वी आई कम होगा। ये सिचुएशन इस फार्मूले के अंदर पुट करें आप, यानी वी एफ ज़्यादा माइनस वी आई जो कि कम है। सो यहाँ आंसर पॉजिटिव आएगा, लिहाजा जी की वैल्यू इस केस में होगी पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि
जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ये हर चीज़ के लिए सेम होता है। यानी अगर आप किसी पत्थर को गिरा रहे हैं ना, तो उसकी वेलोसिटी में तब्दीली भी 9.8 की ही आएगी 1 सेकंड में। या किसी शापर को गिरा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज है वो भी 9.8 ही आएगा 1 सेकंड में। लेकिन एक शर्त है, इसकी शर्त यह है कि हवा की रेजिस्टेंस को इग्नोर किया जाए। यानी अगर हवा की रेजिस्टेंस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए तो जब आप पत्थर और शापर को गिराएंगे तो दोनों एक ही वक्त में नीचे आएंगे। समझ आइए। लेकिन आमतौर पे इस सिचुएशन में, जो करंट सिचुएशन है हमारी, इसमें जब हम शापर को गिराते हैं तो वो पत्थर की तरह बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता नीचे, ठीक है। पत्थर तो स्ट्रेट मूव कर जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बड़ी तेज़ी से, जबकि शापर जो है वो स्लो मूव करते हुए नीचे आता है। उसकी रीज़न यही होती है कि हवा उसको जो है ना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, और हवा की जो ड्रैग फोर्स है वो शापर के वेट के लगभग जो है वो करीब होने तक पहुंच जाती है, इसलिए वो शापर जो है स्लो मूव करके नीचे आता है। लेकिन अगर हवा की रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो हर चीज़ एक ही वक्त में नीचे आएगी। और ये गैलीलियो ने जो है वो कहा था, और बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है या डेफिनेशन वगैरह ये भी गैलीलियो ने ही पेश की थी। होप सो कि आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आई होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल दी जाती है कि अगर कोई आदमी पैराट्रोपर के ज़रिए नीचे आ रहा हो तो क्या उसका एक्सेलरेशन भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा? नहीं, उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि जब वो नीचे आएगा ना तो हवा की जो ड्रैग फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल हो जाएगी, यानी नेट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर हो जाएगी 0। लिहाजा ऑब्जेक्ट नीचे की जाना मूव करेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो पैराट्रोपर से जो भी नीचे आता है आपको पता है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा होता, यानी उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है। तो आपको पता है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब एक्सेलरेशन 0 होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। सो अगर वेलोसिटी में तब्दीली ही नहीं आ रही तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। सो उस केस में चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ना, ये गिरने वाले ऑब्जेक्ट के मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि पत्थर और शापर दोनों एक ही वक्त में नीचे आएंगे अगर ए रेजिस्टेंस ना हो तो। इट मीन कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो गिरने वाले ऑब्जेक्ट के मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब आप कहेंगे सर कैसे मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता? जी का तो फार्मूला हमने देखा, ये होता है Gm/r², ठीक है। यानी ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। सो इसमें मैस तो आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि ये जी जो है वो मैस के इक्वल मैस पे डिपेंड नहीं करता। देखें, ये जो मैस है ना ये गिरने वाले ऑब्जेक्ट का नहीं है बल्कि ये ज़मीन का मैस है, ये ज़मीन का मैस है। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट आप ज़मीन के ऊपर कर रहे हैं, यानी जी की वैल्यू आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़मीन वाले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें तो ये मैस जो है वो ज़मीन का है। लेकिन अगर आप चांद पे खड़े हैं तो वो यहाँ वहाँ पे जो मैस है ये वाला एम, ये चांद का मैस होगा। अगर आप मार्स पे खड़े हैं तो उस केस में फिर ये एम जो है ये मार्स का मैस होगा, ठीक है जी। तो हम चूँकि ज़मीन पे हैं तो यहाँ पे एम से मुराद होगा मैस ऑफ अर्थ। तो अगर आप किसी चीज़ को गिरा रहे हैं और वो नीचे आ रही है तो नीचे क्यों आ रही है? ज़मीन की वजह से। हम ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं और ज़मीन उस ऑब्जेक्ट को नीचे की जानब खींच रही होती है। सो यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर जो मैस है ना ये उस गिरने वाले ऑब्जेक्ट का नहीं है जो हमारे हाथ से गिर रहा है, बल्कि ये ज़मीन का मैस है। सो हम कहेंगे कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना ये उस गिरने वाले ऑब्जेक्ट के मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे और प्लैनेट के मैस पे, ठीक है, और प्लैनेट के रेडियस पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी यूँ कह लो कि रेडियस जितना कम होगा, यानी डिस्टेंस, रेडियस से मुराद मतलब डिस्टेंस हम ले रहे हैं, हम चूँकि ज़मीन की सतह के करीब तरीन की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको आर लिख दिया। वैसे इसका जो जनरल फार्मूला है वो होता है Gm/r²। सो स्मॉल आर ये डिस्टेंस होता है ज़मीन के सेंटर और उस गिरने वाले ऑब्जेक्ट के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस। तो चूँकि हम ज़मीन की सतह के ऊपर मौजूद हैं इसलिए ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली ज़मीन के रेडियस के इक्वल होता है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये r² के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन याद रखिए अगर हम सतह ज़मीन की बात करें ना, सतह ज़मीन की, अब सतह ज़मीन क्या है मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे ये अर्थ है, ये, बल्कि इसको मैंने ज़्यादा इसको बेज़वी कर दिया है, इस तरह के लगा लो, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट जो है ना वो इधर मौजूद है, इधर ये जो एरिया है ना इसको बोलेंगे सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सारा क्या कहलाएगा? सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस ऑफ द अर्थ, इससे ऊपर जितनी भी जगह है वहाँ ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़मीन के रेडियस के स्केयर के, या यूँ कह लो कि ज़मीन के रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? ज़ाहिर सी बात है, इन्वर्स स्केयर ला है तो ये हम स्केयर लगाएंगे, यानी ज़मीन के रेडियस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना रेडियस जो है वो यानी ये डिस्टेंस कम होगा, रेडियस कम होगा, उतनी ही जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ जो है ना मैंने मिस्टेक कर दी, इधर स्मॉल आर लिखना है, यानी जी जो है वो बेसिकली ज़मीन के सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर के दरमियानी डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली है। सो चूँकि ज़मीन के करीब तरीन सतह की बात हम कर रहे हैं, सो इसलिए मैंने इसको मतलब कैपिटल आर भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है जी। सो जी इज़ इन्वर्सली टू आर स्केयर, ये होगा सतह से ऊपर ऊपर, क्लियर है। लेकिन अगर कोई बंदा ज़मीन के अंदर इंटर हो जाए तो वहाँ ये जो कानून है ना ये वाला, ये वैलिड नहीं होगा। वहाँ फिर क्या होगा? वहाँ जी और ज़मीन का रेडियस एक दूसरे के डायरेक्टली हो जाएंगे, क्लियर है। यानी जितना रेडियस कम होगा, यानी सेंटर के करीब हम पहुँचते जाएंगे ना, तो आर कम होता जाएगा, लिहाजा जी भी कम होता जाएगा, सेंटर के ऊपर जाके जी ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल जनरेट होता है कि सर ये सतह के ऊपर जो है वो आर के इन्वर्सली है जी, जबकि जब हम ज़मीन के अंदर इंटर होते हैं तो इन्वर्स डायरेक्टली हो जाता है। इसकी क्या रीज़न है? देखें, मैं ये भी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। वैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मे भी आपके जो है ना काम का ना हो, लेकिन फिर भी जो है ना मैं ये समझा देता हूँ। देखें, ये ज़मीन है, ये आपके सामने, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो किस वजह से होता है? ज़मीन की फ़ोर्स की वजह से, ज़मीन की फ़ोर्स की वजह से। अब ज़मीन फ़ोर्स कैसे लगाती है? अपने मैस की वजह से, ठीक है। न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून कि हर मैस दूसरे मैस को क्या करता है? खींचता है। सो ज़मीन जो है, ज़मीन का मैस बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा होता है, जिससे इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होता है। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट ज़मीन के अंदर चला जाए तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होने की बजाय कम होना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि देखें, जब ये ऑब्जेक्ट इधर था ना, इस जगह पे, तो उस वक्त ज़मीन का ये सारा मैस, टोटल ये सारा मैस, यानी ये सारा मैस इसको नीचे खींच रहा था। लेकिन जब यही ऑब्जेक्ट ज़मीन के अंदर चला जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है जी इधर, अब इसमें क्या होगा कि अब भी ज़मीन का मैस इसको खींचेगा अपनी तरफ। लेकिन अब इसमें देखें, ज़मीन इस यानी ये ऑब्जेक्ट जब ज़मीन के अंदर गया तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कुछ मैस है इस जगह पे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, बल्कि ये वाला कर लेते हैं। यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कुछ मैस है ज़मीन का, और इस ऑब्जेक्ट के नीचे भी जो है वो ज़मीन का मैस है। यानी यूँ कह लो कि ज़मीन के मैस के दरमियान में ऑब्जेक्ट आ चुका है, दरमियान में कह लें या थोड़ा ऊपर कह लें, यानी इस जगह पे ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है, ठीक है, ज़मीन के अंदर। अब हो क्या रहा है कि ज़मीन का ये जो ऊपर वाला मैस है, ये वाला, ये भी तो ऑब्जेक्ट को खींचेगा ना अपनी तरफ। यानी इस ऑब्जेक्ट को ये वाला मैस अपवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, और ये वाला जो मैस है ये इसको डाउनवर्ड खींचेगा, ठीक है। पहले जब ये ऑब्जेक्ट इधर था तो ये सारा मैस इसको खींच रहा था, इसलिए एक्सेलरेशन ज़्यादा था, यानी एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रहा था, और ये फासला भी डेफिनेटली कम हो रहा था, तो एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जैसे ये ऑब्जेक्ट ज़मीन के अंदर चला गया,
अब कुछ मैस ऊपर भी तो है ना ऑब्जेक्ट के, वो इसको ऊपर खींचेगा और ये नीचे वाला मैस इसको नीचे खींचेगा। सो अब पहले जब ये ज़मीन की सतह के ऊपर था तो ये सारा मैस इसको खींच रहा था, एक्सेलरेशन ज़्यादा था। लेकिन जब ये ज़मीन के अंदर गया तो भाई इसको सिर्फ ये वाला मैस, थोड़ा सा मैस ये वाला खींच रहा है और ये वाला थोड़ा सा मैस इसको अपवर्ड खींच रहा है। लिहाजा अब इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी। जबकि जब ये ऑब्जेक्ट सेंटर पे पहुंचेगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ है, और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंटर में पहुंचेगा तो इस वक्त ये मूव करना बंद कर देगा। क्यों मूव करना बंद करेगा? बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ज़मीन के मैस की फोर्स की वजह से, ठीक है। लेकिन जब ये सेंटर पे पहुंचा तो इसके तमाम अतराफ में मैस सेम है, यानी ऊपर भी उतना ही मैस है, नीचे भी उतना ही मैस है, ऊपर भी उतनी फोर्स लगेगी, नीचे भी उतनी फोर्स लगेगी। लिहाजा ये ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही रह जाएगा, ज़मीन के सेंटर पे ही रहेगा, मूव नहीं करेगा। मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी नहीं चेंज होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़मीन के सेंटर पे ज़ीरो हो जाएगा। अब एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे ये ज़मीन है, आपको पता है ज़मीन जो है ना वो बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, थोड़ी सी जो है वो बेज़वी इसकी जो है ना वो शक्ल है इस टाइप की, या इसको मैं दोबारा कोशिश करता हूँ बनाने की, इस टाइप की, ठीक है। अच्छा, ये जो हिस्से हैं ना ज़मीन के, इनको बोलते हैं पोल्स। इनको क्या बोलते हैं? पोल्स। और ये जो इसका ये वाला हिस्सा होगा जो ये है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्रेविटेशनल वैल्यू जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा कहाँ पे होगी? एक ऑब्जेक्ट पड़ा है इधर या इस जगह पे मूव कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो इधर मूव कर रहा है, ठीक है। मैं इसको रेड कर लेता हूँ, यानी एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है। तो मुझे बताइए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा किधर होगी या दोनों सिचुएशन में सेम होगी? देखें, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना तो इसको ज़मीन का ये वाला मैस खींच रहा है, ये, ठीक है, ये वाला, ठीक है। जबकि जहाँ ऑब्जेक्ट जो है अगर ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इस जगह पे है तो यहाँ इसको ये वाला मैस खींच रहा है, ये सारा, ठीक है, जो इसके नीचे ये आ रहा है। अब मुझे बताइए कि ये वाला जो मैस है, यानी ये वाला, ये ज़्यादा है या ये वाला मैस ज़्यादा है? डेफिनेटली ये वाला मैस जो है वो ज़्यादा है, यानी ये वाला मैस क्या है? ज़्यादा है, जबकि ये वाला मैस कम है। तो फोर्स किसकी ज़्यादा होगी? इस मैस की फोर्स ज़्यादा होगी जो ये वाला है, ठीक है। और फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। न्यूटन का दूसरे कानून के मुताबिक एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली है, फोर्स ज़्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इधर इसको खींचने वाला मैस चूँकि कम है लिहाजा फोर्स भी कम होगी, और फोर्स के कम होने की वजह से एक्सेलरेशन भी कम होगा। सो हम कह सकते हैं कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है, जबकि पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। यानी पोल्स पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे जी की वैल्यू पोल की निस्बत कम होती है, जबकि सेंटर पे जी की वैल्यू मिनिमम होती है। ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ पे होगी? पोल्स पे, ठीक है, यानी इन एरियाज़ में या इधर इस साइड पे, ठीक है। और मिनिमम कहाँ पे होगी? इसके सेंटर पे, ठीक है। और मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान वैल्यू जो है वो किस जगह पे होगी? वो इक्वेटर पे होगी। सो एमसीक्यू आ सकता है कि जी की वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे होती है, मैक्सिमम कहाँ पे होती है? पोल्स पे, इक्वेटर पे या फिर सेंटर पे? तो आपने लगाना है पोल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, और मिनिमम के बारे में आ जाए तो वो ज़मीन के सेंटर पे होती है। सो होप सो कि आपको जो है वो इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाले लेक्चर की समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।